फ्रेंड्स, दुनिया में रिलीजन की शुरुआत की गई थी इसलिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्रिएट किया जाएगा और ह्यूमन एक्शन को, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। शायद इससे ह्यूमन बिहेवियर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया जा सकता, उसको इंस्पायर किया जा सकता है कुछ अच्छे कामों को करने के लिए। फॉर्चुनेटली ऐसा बहुत बार हुआ भी। रिलीजन से इंस्पायर होकर, रिलीजन से मोटिवेट होकर कई बार बहुत अच्छे काम करते हैं। कई बार वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, पेड़ लगाते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग की लालसा में कई अच्छे काम कर जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कई बार वो ऐसा नहीं भी करते। कई बार रिलीजन ही लोगों को कुछ ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है जिसे ह्यूमैनिटी के लिए बाय एंड लार्ज नुकसानदायक फेटल माना जा सकता है। सैडली, ट्रेजिकली अभी ऐसा ही कुछ इंडिया में हमारे एक राज्य केरल में देखने को मिला। केरल में एक रिलीजियस गैदरिंग हो रही थी क्रिश्चियनिटी के एक सेक्ट जेहोवाज विटनेसेस की, और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उस बॉम्ब ब्लास्ट में कई सारे लोगों की डेथ, कई सारे लोग घायल हो गए। देखिए, अगर मैं संख्या की बताऊंगा तो शायद आपको लग सकता है कि ठीक है, इतने कम लोग मरे हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो सिर्फ कहने के लिए कुछ लोगों को लग सकता है कि 3 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उन 3 लोगों में एक 12 साल की बच्ची भी है और 12 ईयर ओल्ड गर्ल। देखिए, 3 यहाँ से बैठे बैठे हम लोग सोच सकते हैं कि 3 की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन आप उन फैमिली के बारे में सोचिए जिसके घर में इकलौती बेटी होगी। उनके लिए तो एक बेटी है और उसका अगर चला जाना तो, और वो भी 12 साल की बेटी, वो तो एक ट्रेजिक लॉस होगा जिसको कि कोई नहीं लौटा सकता। अगर लाखों लोगों की मृत्यु हो, सबके घर में एक ही व्यक्ति में ऑफ लाइफ एक की भी क्यों ना हो, और अगर गलत तरीके से हो रही है, इट इज ट्रेजिक, इट इज सैड। और सही कुछ अभी हमको केरला में देखने को मिला। देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो जब होती हैं तो उस पर पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती। लोग यहाँ पर ये नहीं देखते कि एक्चुअली यहाँ पर डेथ अगर किसी की हुई है तो वो ह्यूमैनिटी की हुई है। लोग यहाँ पर साइड्स खोजना शुरू कर देते हैं कि किस रिलीजन के लोग मरे हैं, किस रिलीजन ने मारा है। कुछ लोग जो उन दोनों ही रिलीजन के नहीं हैं, वो बाहर बैठकर स्पेक्टेटर बनकर वो उस घटना का मजा लेने की कोशिश करते। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पर हम लोग चल रहे हैं और कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, तो वहां पर जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहां पर सामने बैठकर उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही जब कभी आपको अपने देश में देखने को मिलता है तो काफी बुरा लगता है देखकर, और ऐसे ही हुआ भी। देखिए, किस रिलीजन के लोग थे, किसने मारा, ये सारी चीजें अलग है। देखिए, जब आप टीवी में डिबेट्स देखते हैं, वहां पर छोटे छोटे बॉक्सेस में कई सारे लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इन सबका वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। उनके उसमें निहित स्वार्थ है, उनका अपना पॉलिटिकल करियर बन रहा है, बिगड़ रहा है। हमारा और आपका उसमें कुछ खास लेना देना नहीं है। आप उनके करियर को बनाने और बिगाड़ने में मत लगिए। पहली चीज देखिए, एज अ फेलो सिटीजन, मैं इस विषय में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एज अ फेलो सिटीजन ऑफ इंडिया मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम लोगों को रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिएक्शनरी होना, रिएक्टिव होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब जवाब देते हैं बिना सोचे समझे, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने तुरंत से पलट के थप्पड़ मार दी, ऐसे रिएक्शन है। लेकिन वो थप्पड़ अगर आपके पिताजी ने मारा है, आपको थप्पड़ लगा, तो क्या आप तुरंत से पलटकर जवाब देंगे? नहीं ना। आप उस समय ठहरते हैं, आप सोचते हैं कि पिताजी हैं, उन्होंने मारा होगा तो जरूर मेरी कोई गलती होगी। हो सकता है कि उनको कोई गलतफहमी हुई हो, आपकी गलती ना भी, तो भी आप पलटकर थप्पड़ नहीं मारते अपने पिताजी को। आप वहां पर रिस्पॉन्सिव कैसे हो जाते हैं? आप रुकते हैं, सोचते, ठहरते। इसका मतलब कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है रिस्पॉन्सिव होने की। जब ये देश में ऐसा कुछ होता है तब आप ये क्यों भूल जाते हैं? क्यों आप साइड्स तलाशने लगते हैं? क्यों आप वहां पर रिएक्शनरी होने लगते हैं? देखिए, दुनिया का काम है, मीडिया का काम है। मीडिया का काम है न्यूज बेचना। उनके पास में उनको 24 आवर्स का एक मीडिया चैनल चलाना है, तो कुछ तो करना है। हो सकता है कि उसमें से मीडिया ने भी कोई साइड पकड़ ली हो, कोई मीडिया ये साइड पकड़ ले, कोई मीडिया वो साइड पकड़ ले। आप तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, आप तो देश का साइड पकड़ कर रखिए। साइड्स लेने की कोशिश मत करिए, मीडिया ट्रायल्स मत करिए, रिस्पॉन्सिव बनिए और इंतजार करिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रिजल्ट आ जाने का। देखिए, कई सारी इसमें एंगल्स हैं। ये जब अभी ब्लास्ट हुआ
तो लोगों ने साइट्स तलाशनी शुरू कर दी, एंगल्स खोजने शुरू कर दिए, कौन इन्वॉल्व है। देखिए हुआ क्या था, ये ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले ही एक पैलेस्टीन मीटिंग हो रही थी, एक रैली हो रही थी केरला में। देखिए जब से ये इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद से, तब से दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही। कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसके फेवर में रैली निकाल रहा है, मीडिया पर आकर बयान दे रहा है, तो कभी कोई पैलेस्टीन के समर्थन में आकर, हमास के समर्थन में आकर रैली निकाल रहा है, मीडिया में आकर के बयान दे रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक प्रो पैलेस्टीन रैली का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर एक हमास लीडर ये खालिद मशाल ने उस रैली को वर्चुअली एड्रेस किया। मतलब ये है तो पैलेस्टीन का रहने वाला, वहां पे वेस्ट बैंक के एक शहर का रहने वाला, वहां से उसने वर्चुअली इस रैली को एड्रेस किया। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बात समझिए, हमास इंडिया के लिए एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इजराइल और अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि हम हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर लें, उसको रिकॉग्निशन दे दें, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने दिया नहीं है। भारत की नज़र में अभी तक हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के किसी देश के किसी हिस्से की कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर अगर भारत में किसी रैली को वर्चुअली एड्रेस करता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। लेकिन अब इसके बाद से जब से ऐसी कोई रैली हुई तो इसमें एंगल्स तलाशे जाने लगे, इसमें कहा जाने लगा कि इसमें इस्लाम फॉलोअर्स का या फिर किसी जिहादी संगठन का हाथ हो सकता है। फिर उसमें कुछ लोग ज्यूज एंगल खोजना शुरू कर चुके, कभी जेविश एंगल खोजा गया, कभी इस्लामिक एंगल खोजा गया। ये सारी बातें इसके अंदर में से निकल करके आ रही, लेकिन जब सच्चाई निकल करके सामने आई तो वो कुछ और ही थी। तो क्या सच्चाई थी वो हम लोग देखें। एक बार मैं आपको बस मैप में दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर ये जो अभी बम ब्लास्ट हुआ ये हुआ कहाँ। ये केरल राज्य आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। केरल में यहाँ पर एक शहर है कोची, कोची के अंदर में कालामसारी नाम का एक टाउन है, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ। इसके बाद देखिए कि जिम्मेदारी लेने का काम किया एक व्यक्ति है जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। डोमिनिक मार्टिन सामने से आता है और वो बोलता है कि मैं इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैंने ये ब्लास्ट किया है, मैंने वहां पर टिफिन में एक बॉम्ब रखा था, आईईडी का प्रयोग किया था। इस तरीके की बातें वो कबूल करता है। तो अब सवाल खड़ा होना लाजमी है कि भाई ये कौन है। इसके भी बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि कौन से रिलीजन का है, कौन सी कम्युनिटी का है, क्यों कर रहा है, इसका क्या इंटरेस्ट है, कोई इसके पीछे संगठन है, किसी ने इसको पैसे दिए हैं। तो देखिए पता ये चलता है कि ये जो मीटिंग हो रही थी, जो रिलीजियस गैदरिंग हो रही थी, ये क्रिश्चियनिटी के एक सेक्ट जेहोवाज विटनेसेस की हो रही थी। और ये जो व्यक्ति है ये भी जेहोवाज विटनेसेस का ही एक मेंबर था। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये अपने आप को एक एक्स जेहोवाज विटनेसेस कम्युनिटी का मेंबर बोलता है कि अभी पहले मेंबर था, अब ये छोड़ चुका है। तो मेंबर पहले था अब नहीं है, फिर बॉम्ब ब्लास्ट किया, ऐसा क्यों? इसका कहना है कि ये जो जेहोवाज विटनेसेस के लोग हैं, जिस तरीके की बातें यहाँ पर करते हैं, जैसी आइडियोलॉजी, जैसे बिलीफ सिस्टम को ये लोग प्रोपोगेट करते हैं, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। मैं इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ये लोग गलत बातें कर रहे हैं और एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि कोई अगर किसी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है तो कैसा बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, तो यही गलत बात है। तो क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर ये जेहोवाज विटनेसेस कम्युनिटी है क्या, और ये क्या बिलीफ, क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करती है जिससे ये व्यक्ति डोमिनिक मार्टिन नाखुश था। तो आइए एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या आइडियोलॉजीज हैं जेहोवाज विटनेसेस की। इनके बारे में देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी के जो बाकी की सेक्ट्स हैं, सभी सेक्ट, ऑलमोस्ट सभी सेक्ट एक चीज में बिलीव करते हैं और वो है होली ट्रिनिटी। किसमें बिलीव करते हैं? होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी का मतलब एक है फादर, एक है सन और एक है होली स्पिरिट। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये सब गॉड के समान है, मतलब पूजनीय है। अब ये बातें करते हैं, फादर, द सन, द स्पिरिट। फादर द वन गॉड, सन इज द क्राइस्ट, और होली स्पिरिट जो कि सभी लिविंग बींग्स में, ज्यादातर लिविंग बींग्स के अंदर में मौजूद है,
जिसको जैसे हम लोग अपने यहाँ पर आत्मा का कॉन्सेप्ट कहते हैं, भारत में यहाँ पर को होली स्पिरिट बोलते हैं। और क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है कि सभी पूजनीय है, द होली ट्रिनिटी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जेहोवाज विटनेसेस कम्युनिटी की, जेहोवाज विटनेसेस कम्युनिटी ये इस बात में बिलीव नहीं करता। वो सबसे पहली चीज तो ये बोलता है कि जो असली क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स थी, जो बाइबल में लिखी हुई थी, क्रिश्चियनिटी के बाकी सभी सेक्ट्स उससे बहुत दूर जा चुके हैं और गलत रास्ते पर जा चुके हैं। एक्चुअली होली ट्रिनिटी जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअल बाइबल में। और इनका कहना है कि बाइबल बात करती है वन ट्रू गॉड की, विच इज यहोवा। तो बोलते हैं कि हम सिर्फ यहोवा को मानते हैं और कोई भी हमारे लिए पूजनीय नहीं है। ये क्राइस्ट में भी बिलीव नहीं करते, ये होली स्पिरिट में बिलीव नहीं करते। और यही कारण है कि ये क्रिसमस भी सेलिब्रेट नहीं करते, ईस्टर भी सेलिब्रेट नहीं करते, जो कि पर्व जीसस क्राइस्ट से जुड़ा, ये बिलीव नहीं करते। इसके अलावा देखिए एक और बात है, जैसे आपने इस्लाम फॉलोअर्स में एक चीज देखी होगी, एक कॉन्सेप्ट होता है जमात का, जहां पर जमात के लोग मतलब कुछ रिलीजियस क्लेरिक्स डोर टू डोर जाते हैं, नॉक करते हैं और उनसे रिलीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसके बाद एक रिलीजियस डिबेट के बाद उनको अपनी बिलीफ में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ आपको इस सेक्ट यानी कि जेहोवाज विटनेसेस में भी देखने को मिलेगा। इनमें भी वो लोग डोर टू डोर जाकर एवांजलिज्म का यानी कि अपनी रिलीजियस प्रोपोगेशन का काम करते हैं। देखिए, अगर हम लोग जेहोवाज विटनेसेस के बारे में अगर कुछ और बातें समझने की कोशिश करें तो पहली चीज, दुनिया भर में इनके लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में इनकी संख्या अराउंड 60,000 ही है। इनकी शुरुआत भारत में 1905 से मानी जाती है कि 1905 में जेहोवाज विटनेसेस सेक्ट को मानने वाले कुछ लोगों की शुरुआत होती है। और इनको अगर प्रॉपर रिकॉग्निशन की बात करें तो वो जाकर के 1978 में मिलती है। देखिए, इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमैनुअल केस, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। देखिए, इस केस के अंदर में हुआ क्या था? इस केस के अंदर में हुआ ये था कि इसमें इसी आइडियोलॉजी को मानने वाले कुछ बच्चे जो कि स्कूल में जाते हैं, वहां पर नेशनल एंथम बज रहा होता है और वो नेशनल एंथम में सिर्फ ऐसे सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं लेकिन उसको गा नहीं रहे होते। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों के ऊपर में एक्शन लेता है, इनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। इस कम्युनिटी के लोग पहुंचते हैं वहां पर अपनी लोकल कोर्ट में, जहां पर फैसला इनके अगेंस्ट में आता है। फिर ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं, केरल हाई कोर्ट, यहाँ पर भी फैसला इनके अगेंस्ट आता है। कहा जाता है कि अगर नेशनल एंथम बज रहा है तो आपको गाना पड़ेगा। बाद में ये लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जाता है और ये बात कही जाती है कि नहीं, अगर आपने, देखिए यहाँ पर डिबेट है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और आर्टिकल 25 का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया, उन्होंने कहा कि अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं खड़े होकर सावधान मुद्रा में, तो और अगर आपकी रिलीजियस बिलीव्स इस तरह से कुछ कहती हैं कि आप नेशनल एंथम नहीं गा सकते तो आप ना गाएं लेकिन रिस्पेक्ट करें। तो ना गाने की जो इनकी रिलीजियस बिलीफ थी उसकी रिस्पेक्ट की गई। क्योंकि देखिए, ये जो रिलीजियस सेक्ट है यहोवाज विटनेसेस, ये इसको एक आइडोलेट्री की प्रैक्टिस की तरह से लेता है। उनको लगता है कि जो वन ट्रू गॉड है यहोवा, उनके अलावा और कोई भी पूजनीय नहीं है और किसी के भी रेस्पेक्ट में वो इस प्रकार से कोई गाना नहीं गा सकते। इनकी अपनी रिलीजियस बिलीफ हो सकती है। देखिए, मैं जितनी बार भी अपने देश के बारे में, भारत के बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, मेरी रेस्पेक्ट उतनी ज्यादा अपने देश के प्रति बढ़ जाती है। इस लेवल का टॉलरेंस दुनिया में ऐसी कोई बिलीफ नहीं है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसको शरण भारत में ना मिली हो, जिसका स्थान भारत में ना हो, भारत ने जिसको स्वीकार ना किया। भारत की अगर मैं एक कोर फिलॉसफी, जो अपने फंडामेंटल वैल्यूज, जो मोस्ट फंडामेंटल वैल्यू है अपने कोर की अगर बात करूं तो वो है आनो भद्राः कृत्वा यन्तु विश्वतः, जहां पर हम पूरी दुनिया से अच्छी बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उसमें से आइडियोलॉजी, हमारी दूसरी आइडियोलॉजी, हमारी कोर बिलीफ्स की एकदम अगेंस्ट बात करती है, उसके बावजूद अगर उसके अंदर में कुछ भी अच्छा है, तिनके के बराबर भी, तो उसको भी स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज भारत की बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी खूबसूरती, कि हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि आपकी जो सोच है ये गलत है,
और जैसा हम सोच रहे हैं सिर्फ यही सही है। हम तो बोलते हैं एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। सत्य एक हो सकता है, लेकिन उसको जानने और समझने के तरीके अनेक हो सकते हैं। मैं एक तरीका जानता हूं, हो सकता है आप भी कोई एक तरीका जानते हो ट्रूथ को समझने का, और जिस भी तरीके को आप मानते हैं उस पर मानते रहिए, आपको ट्रूथ प्राप्त होगा। इस टेक्स्ट से रिलेटेड एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ये लोग मोस्टली आप देखेंगे कि नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। इसी कारण से इनके लोग कई बार आर्मी में भी सर्व नहीं करते। यहां तक कि इनकी कम्युनिटी का अगर कोई पेशेंट है वो ब्लड प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक नहीं कराता। अभी ऐसा ही केस 2020 में बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां पर इसी कम्युनिटी का एक पेशेंट जिसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था, उसने ब्लड प्रोडक्ट्स यूज करने से मना कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, और बाद में उनकी रिलीजियस बिलीफ्स को देकर के उसकी रेस्पेक्ट की गई। तो इस लेवल की चीजें आपको इस आइडियोलॉजी में, इस सेक्ट में नजर आती हैं। So this was a discussion about the Jehovah's Witnesses sect of Christianity के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और देखिए, जहां तक इस केस की बात है, केरल ब्लास्ट की बात है, इस पर नजर बनाए रखिए एंड हैव फेथ इन आवर एजेंसीज। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, NIA वहां पर पहुंच चुकी है। अपने जुडिशियल सिस्टम पर, अपने पुलिस सिस्टम पर भरोसा रखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखिए। जो सही निर्णय होगा वो सामने आएगा, जो बात सच होगी वो निकल कर आएगी, ट्रूथ सामने आएगा, उस पर बिलीव करिए। मीडिया ट्रायल्स से बचिए और बिना किसी सॉलिड बेस के किसी कंक्लूजन तक पहुंचने से बचिए।